और दोस्तों याद रखिए, मैदान में हारा हुआ आदमी फिर भी जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ आदमी फिर भी जीत सकता है, लेकिन दिल से हारा हुआ आदमी, मन से हारा हुआ आदमी कभी नहीं जीत सकता। तो आपको हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। बहुत जल्दी ही आरपीएससी द्वारा आपके इंटरव्यू लिए जाने की संभावना है। तो जो बच्चे इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम एक स्टेप जो और बचा हुआ है वो भी बहुत जल्दी पार कर सकते हैं। और मन में एक विश्वास रखिए, क्योंकि अगर मन में विश्वास है तो हम पहाड़ को भी खिसका सकते हैं, और अगर मन में अगर शक है तो हमारे लिए एक छोटी सी चीज भी पहाड़ बन जाती है। तो आपको अपने ऊपर एक विश्वास रखना है कि मैं यहां तक आया हूं तो मैं औरों से अलग हूं। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर हमेशा रखना है। जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छी बनाने के लिए। अगर आपकी ये पहली क्लास है तो इससे पहले एक सीरीज के रूप में इंटरव्यू के लिए मेरी सारी क्लासें चल रही हैं, जो सारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो इससे पहले वाली क्लास से आपको जरूर देखना है, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। मैंने इंटरव्यू के लिए सारी बेसिक चीजों के वीडियोज, और इसके बाद में अब जो चल रहा है ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनमें 2 क्लासेस मैंने पहले ले ली हैं। आज ये सिचुएशन वाली तीसरी क्लास होगी जिसमें हम इन सिचुएशंस पे डिस्कस करेंगे। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि इनमें आपके कई टेस्ट एक साथ होते हैं। जो आपका इंटरव्यू होता है वो आपके अंदर वो सारी क्वालिटी देखी जाती है जो एक सब इंस्पेक्टर में होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको इनके बारे में बहुत डिटेल जानकारी हो, बहुत गहराई से आपको इनका पता हो, क्योंकि आप अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट में गए नहीं है। बट एक नागरिक, एक आम नागरिक होने के नाते आपको क्या क्या चीजें इनमें से पता होनी चाहिए। अगर उनकी जानकारी अगर हमें नहीं होती है तो वो चीज हमारे लिए नकारात्मक इफेक्ट छोड़ती है। तो पॉजिटिव इफेक्ट इंटरव्यूअर के ऊपर छोड़ने के लिए हमें इन पे थोड़ा सा विचार करना है। और ये हर एक व्यक्ति का इनमें अलग अलग जवाब हो सकता है। मैं आपको इसका कोई आदर्श जवाब नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपके लिए सिचुएशन रखी है और इसको थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। उसके बाद में हिंट्स आपको सिर्फ दूंगा, उसके बाद में जवाब आपके खुद के होने चाहिए। क्योंकि मैं जो जवाब दूंगा वो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो सारी इमेज नहीं है जो मेरे दिमाग में है। आपके दिमाग में पुलिस के लिए, इस तरह की घटना के लिए अलग इमेज होगी और किसी दूसरे आदमी के लिए अलग इमेज होगी। तो आपको अपने दिमाग में जो इमेज बनाई हुई है पहले से, उसके अनुसार जवाब देना है, जिससे कि आप उसके क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब दे सके। इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चंस का जवाब देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसमें आप जितने क्रॉस क्वेश्चंस को अच्छे से जवाब दे पाएंगे उतने आपके एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे। जो बच्चे नियमित रूप से मुझे फॉलो करते हैं, नियमित रूप से लगातार रिम डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, वो बच्चे वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखिए। साथ ही आपको बता दूं, इंटरव्यू के बैचेज लगातार रिम डिफेंस एकेडमी में चल रहे हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, तो यहां आके आप अपनी तैयारी अच्छी बना सकते हैं। मॉक इंटरव्यूज की फैसिलिटी है और प्रैक्टिकल आपको इंटरव्यू क्या होता है ये सारी चीजें समझने का, देखने का मौका मिलेगा। और इतने लोगों से के साथ अगर आप तैयारी करते हो तो आप एक दूसरे में अंतर भी महसूस कर पाएंगे। आपको उससे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि दूसरे बच्चों की तैयारी कैसी है और मेरी तैयारी कैसी है। तो इन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे लगातार। तो आज की जो पहली सिचुएशन है यह है कि आप एसएचओ की तौर पे नाकाबंदी कर रहे हैं, एक गाड़ी को रोकना चाहते हो परंतु वो रुकता नहीं है, आपके एक कांस्टेबल को टक्कर मार देता है, तो आप उस समय कैसे कार्रवाई करेंगे। अब इसमें कई कंडीशंस हो सकती हैं। अगर आप नाकाबंदी कर रहे हो किसी भी जगह तो पहली चीज तो आपके पास इतना पूरी सारी चीजें, आपके पास व्यवस्थाएं कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एक जगह अगर गाड़ी नहीं रुकती है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ बैरियर्स होने चाहिए, कुछ कांटे नुमा कुछ वस्तुएं होती है जो हम, अगर कोई गाड़ी रुकती नहीं है तो अचानक खींच के उसके सामने ला सकें। इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब वो एरिया पे डिपेंड करती है कि एरिया कैसा है, रिमोट एरिया है या शहरी एरिया है, या किस तरह के अपराध उस जगह होते हैं, किस तरह की अपराधी उस एरिया में सक्रिय होते हैं। उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या क्या कार्यवाही करेंगे। और इस तरह की कंडीशन जब होती है तो हमारे लिए सबसे पहले ये कांस्टेबल
जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा साथी है, तो इसकी देखभाल करना, इसको इलाज देना, इसको हॉस्पिटलाइज करना, ये भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। साथ ही जिसने ऐसा अपराध किया है उसके लिए हम गाड़ी को आगे वाले चेक पोस्ट को बता सकते हैं, आगे वाले पुलिस स्टेशन को बता सकते हैं, उस पूरे एरिया में नाकाबंदी कर सकते हैं, और आज नहीं तो कल ये तो पकड़ा जाएगा। लेकिन ये जो टक्कर जो मारी है ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम सारी चीजों को मैनेज करेंगे। अब कहां तक आपका दिमाग जाता है वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी कंडीशन है कि आप एसएचओ हैं, आपके थाने के पास एक बड़ा मार्केट है जिसमें सायंकाल रोज जाम की स्थिति बन जाती है, और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने एवं जाम की स्थिति नहीं बने, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे बड़े प्रयास, जब भी आपसे प्रयास की बात की जाती है तो पुलिस है वो अकेली सारे काम नहीं कर सकती है। पुलिस का जो सबसे बड़ा काम है, जो बड़ा रोल है, वो पब्लिक का सपोर्ट लेना है। जितने काम आप पब्लिक के सपोर्ट से करेंगे उतना आप अच्छा काम कर पाएंगे। उसके लिए अलग से एक मॉडल बनाया हुआ है पुलिस के लिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, पीपीपी मॉडल, पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल। तो इस तरह की स्थिति के अंदर हम पब्लिक की मदद ले सकते हैं। जो स्वयं सेवक होते हैं, जो स्टूडेंट्स इस तरह के कुछ हो सकते हैं, एनसीसी एनएसएस के जो कैडेट्स होते हैं उनकी हम लिस्ट बना सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के मतलब अपने से आगे चल के पुलिस की मदद करने में विश्वास रखते हैं और उनको अच्छा फीलिंग्स आती है, अच्छा महसूस होता है। तो उन लोगों की मदद से हम एक ग्रुप बना सकते हैं, और उस ग्रुप की ड्यूटी हम सप्ताह में हर एक आदमी की 1 दिन 2 घंटे के लिए, तो 7 दिन के अंदर से 2 घंटे स्पेयर करना किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है। चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो समाज सेवी है, कोई भी काम करने वाला आदमी। तो जो इस तरह के इंटरेस्टिंग लोग होंगे उनकी एक लिस्ट बना के रखेंगे। और यातायात के अंदर हम हमारे पुलिस कांस्टेबल्स इतने नहीं यूज कर सकते, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल्स की इतनी कमी होती है, उनके लिए दूसरे भी बहुत काम होते हैं। तो यातायात व्यवस्था में स्पेशली हम पब्लिक का सपोर्ट लेके, स्वयं सेवकों का सपोर्ट लेके यातायात व्यवस्था को सुचारू बना सकते हैं। इसके अलावा नो पार्किंग जोन में अगर कोई गाड़ी अगर खड़ी रहती है तो उनके चालान त्वरित कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने से भी लोगों में एक भय होता है। इसके अलावा जगह जगह हम इसके लिए सूचना भी लगा सकते हैं, तो उससे भी यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सकता है। और इसके अलावा आपके मन में जो जो विचार होते हैं वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ में अलग से आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि आप अपने दिमाग से और क्या क्या काम इसके लिए कर सकते हैं। इसके बाद में है, आप जैसे ही थाने पर एसएचओ के रूप में चार्ज लेते हो तो पता चलता है कि आपका सारा थाना स्टाफ भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आप कैसे सारे वातावरण को ठीक करेंगे। तो कोई भी कंडीशन जो दी जाती है उसको आपको नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके दोनों पक्ष हमें शामिल करने हैं हमेशा। उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, ये सारी चीजें आपको अपने जवाब में शामिल करना है जब भी आप उस वातावरण को ठीक करने की बात होगी। तो सबसे पहले तो अगर ऐसी जानकारी हमें मिलती है तो सबसे पहले हम हमारे जो अधीनस्थ जितने भी लोग हैं, जो थाने का जो पूरा स्टाफ है, उनकी तुरंत मीटिंग लेंगे और उनको हर एक चीज समझाएंगे, बताएंगे उनको कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, इससे आपकी छवि कैसे इफेक्ट हो सकती है, अगर आप इसमें पकड़े जाते हो तो आपको क्या सजा इसमें मिल सकती है, आप बर्खास्त हो सकते हो, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, आपकी सामाजिक जो छवि है, परिवार में जो आपकी इज्जत है वो सारी खराब हो सकती है। क्योंकि जब भी भ्रष्टाचार में कोई आदमी पकड़ा जाता है तो उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आती है, न्यूज में वो हेडलाइन बनती है। तो वो सारी चीजें, अपराधों के जो परिणाम है उनके बारे में अगर हम उनको जानकारी देंगे तो उनके लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए उनके मन में क्या होगा कि एक डर पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से इससे वो निकल सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो उस कंडीशन में हम इसके लिए जो भी सजा का प्रावधान होगा वो हम अगर एक आदमी को भी सजा देंगे तो बाकी में भी भय होगा। तो इस तरह से भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। साथ ही स्पेशली मैं सुझाव ये दूंगा कि जब ट्रेनिंग होती है किसी भी, चाहे कांस्टेबल की, चाहे सब इंस्पेक्टर की, चाहे ऑफिसर की, उसी समय उसको ट्रेनिंग के दौरान ही उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए, उसको ये सारी चीजें समझाई जाए, बताई जाए, और हमेशा उसको जो शपथ दिलाई जाती है खाकी वर्दी के लिए, वो हमेशा उसके दिमाग में रहे। ये चीज ट्रेनिंग के दौरान ही उसके अंदर डाली जानी चाहिए, जिससे उसका इफेक्ट उसकी ड्यूटी के दौरान पड़े। जो जॉब में ऑलरेडी आ चुके हैं उनको समय समय पर ये चीज मीटिंग के दौरान, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, ईमानदारी से जिन लोगों ने ड्यूटी की है, उन लोगों को पुरस्कृत किया जा सकता है सबके सामने। और जो लोग ऐसा करने में असफल रहे हैं उन लोगों को शर्मिंदा किया जा सकता है। उससे भी क्या होगा कि हम इस तरह का भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। कि एक थाने के एसएचओ है और आपके थाना क्षेत्र में
होली धुलंडी का गैर जुलूस निकलता है जिसमें हजारों की संख्या होती है, उसी रास्ते में एक मस्जिद है। ये सांप्रदायिक वाला मामला है, पहले भी मैं इससे एक एग्जांपल ले चुका हूं, तथा हर बार जुलूस के दौरान सांप्रदायिक तनाव की स्थिति होती है। तो आप इस बार शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे? तो इस तरह की कंडीशन के लिए जो सांप्रदायिक जो मामले होते हैं, इसमें सबसे पहली चीज तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। छोटी सी भी कोई घटना हो तो उसको प्राथमिक स्तर पे ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इसके अलावा जो सीएलजी मेंबर्स हैं, जो सीएलजी कमेटी जो होती है, उस कमेटी के सदस्यों को इसमें हम यूज कर सकते हैं, उनका हम इसमें रोल ज्यादा निश्चित कर सकते हैं। साथ ही दोनों संप्रदायों के लोगों को मीटिंग बुलाई जाकर उसके जो विशिष्ट लोग हैं उनको समझाइश की जा सकती है, और उनको इसका रास्ता अगर चेंज हो सकता है तो उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि ये तनाव की स्थिति बने ही नहीं। हो सकता है कि सदियों से चला आ रहा है, वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अब हम इसमें दोनों संप्रदायों के लोगों को अगर विश्वास में लेके अगर हम इसमें सफल होते हैं तो हम इसके रास्ता रूट अगर अलग अलग कर देते हैं, जिस रूट में अगर मस्जिद आ रही है तो रूट अगर बदला जा सकता है तो वो चीज सबसे इफेक्टिव होगी। और अगर वो नहीं होता है तो भी हम समाज के वरिष्ठ लोगों को, जिनका प्रभाव समाज पे होता है, उन लोगों को विश्वास में लेके हम पूरे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा पिछले जवाब में जो सांप्रदायिक वाली जो जो चीजें थी उनके बारे में भी हम देख सकते हैं, पिछले वीडियो का भी इसमें सहारा ले सकते हैं। और जो कंडीशंस के जवाब मैं बता रहा हूं, ये एक ही जवाब आपको कई जगह काम आने वाला है। इसमें जो स्थिति जो मैं बता रहा हूं, ये आपको कई तरह के जवाबों में एक साथ काम आ सकती है। तो उससे आपके दिमाग में एक सही जवाब शामिल होगा हमेशा। कि आप एसएचओ हैं और आपका एक अच्छा मुखबिर है और आपके को पता चलता है कि वह लोगों को आपके नाम से डराता है, तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा बहुत बार होता है। पुलिस के मामले में इस तरह से होता है कि हम जिस आदमी पे विश्वास करते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो हमारे लिए अच्छा काम करता है, वो ही उस चीज का फायदा उठा के हमारे नजदीकियां होने का फायदा वो लोगों में भय फैलाने में करता है। लोगों को वो इस नाम से डराता है कि मेरी पुलिस स्टेशन में जान पहचान है, पुलिस अधिकारी से मेरा परिचय है, तो मैं आपका ये काम करा दूंगा, या ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको जब भी होती है तो उस मुखबिर को हमें समझाने की जरूरत है, हमें उसको बताने की जरूरत है। और मुखबिर के लिए भी हम नया मुखबिर उसके लिए भी नियुक्त कर सकते हैं कि उस पर भी नजर रखने के लिए हम एक नया आदमी और अपना बना सकते हैं जो उस पर भी नजर रखे। और शुरुआत में, स्टार्टिंग में अगर हम उसको अगर ये चीज समझा देंगे, बता देंगे अच्छे से, अगर हम उसको ध्यान देंगे तो वो वापस अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि अपराध जो भी होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर हम उनको प्रारंभिक स्तर पर अगर हम उनको दबाने की कोशिश करेंगे तो वो खत्म हो सकता है। अगर एक बार अगर उसकी आदत पड़ जाती है, वो बड़ा अपराधी बन जाता है, तो फिर उसके बाद में उसका चेंज होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इससे हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी भी हमें पहली चीज तो मुखबिर बनाते समय ही हमें सूझबूझ का परिचय देना है। और अगर मुखबिर हमने बनाया भी है तो उस पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना है, उसकी कई चीजों को क्रॉस चेक करना है। कई बार मुखबिर भी गलत सूचना दे देते हैं, या मुखबिर है वो क्रॉस भी हो जाते हैं, वो दूसरे लोगों को भी, अपराधियों से भी वो साठगांठ कर लेते हैं। तो इन चीजों का हमें अपने विवेक के अनुसार यूज करना है, अपने विवेक के अनुसार सारी चीजों पे नजर रखनी है लगातार। अगला है कि आपके थाना क्षेत्र में महिलाओं और छात्राओं से छेड़छाड़ की घटनाएं काफी बढ़ गई है, तो उन पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? तो इस तरह के मामलों के अंदर सबसे पहले तो हमें उन क्षेत्रों का पता लगाना है कि जिस जगह ये इस तरह की घटनाएं होती हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हो सकती हैं, कॉलेज स्कूल्स में हो सकती है, सार्वजनिक जो पार्क होते हैं उनमें हो सकती है, या सुनसान जो जगह होती है वहां भी हो सकते हैं। सार्वजनिक जो यातायात के साधन है, बसें हैं, ऑटो, इनमें भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो इनके लिए हम सिविल ड्रेस के अंदर कुछ हमारे स्टाफ को तैनात करके भी हम इनका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह हम लोगों से सूचनाएं भी ले सकते हैं। जो महिलाएं, छात्राएं जो इनसे पीड़ित होती हैं, उनमें भी एक जागरूकता हम फैला सकते हैं कि वो किसी भी चीज को छुपाएं नहीं। अगर उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने अगर कोई अपराध अगर करने की कोशिश की है, तो वो पुलिस को सूचना दे, जिससे कि हम उन पे कार्रवाई कर सके। इस तरह की जागरूकता भी हम फैला सकते हैं। और अचानक भी कई जगह हम सरप्राइज चेकिंग भी रख सकते हैं, जिससे कि हो सकता है कि पुलिस का सपोर्ट देख के और पुलिस की मदद होते हुए कोई आदमी या कोई महिला और वो चीज बता सके और उसका तुरंत उसका कोई एक्शन हम ले सके। जितना जल्दी उस इन चीजों पे एक्शन होते हैं उतने ही जल्दी इसके परिणाम सामने आते हैं, और कुछ दिनों में ये चीज एक अपराधियों में भय की तरह फैलती है।
तो इस चीज से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है, अगर कोई इस तरह के मामले में दोषी पता चलता है, तो उसको कठोर से कठोर सजा दिलाने की हम कोशिश करेंगे, जिससे कि लोगों में, दूसरे लोगों में भी एक भय हो। साथ में ही इससे बचने के लिए हम स्कूल और कॉलेज के अंदर जो सेल्फ डिफेंस है उसकी ट्रेनिंग भी छात्राओं को, महिलाओं को दे सकते हैं, जिससे उनमें जागरूकता भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो अपने आप से भी इनसे लड़ने के लिए तैयार हो सकती हैं और वो पुलिस के सामने भी जाने के लिए तैयार हो सकती हैं, अपनी चीजों, बातों को शेयर भी कर सकती हैं। तो ये थी लास्ट कंडीशन। अब इनके बारे में आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, रफ कॉपी लेनी है, सिचुएशन लिखनी है, उसके आपके दिमाग से उसके क्या क्या प्रयास हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, मैं जिस तरह से बता रहा हूं इस तरह से यही जवाब आप शामिल करें। आप अपने दिमाग से क्या सुझाव दे सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है और हर एक जवाब होगा वो सबका अलग अलग होता है। तो जो सबसे अच्छा जिसका जवाब होता है उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो लगातार इसी तरह से आप मेरे साथ बने रह के इंटरव्यू की अपनी अच्छी तैयारी बना सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, जयपुर में लगातार बैचेज चल रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, रिम डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन। मामूली से शुल्क में आप आराम से ऑनलाइन भी मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मेरी सारी क्लासें आपके सब्जेक्ट के लिए, करंट के लिए, सारा मैटर बिल्कुल आपको उस एप्लीकेशन के ऊपर मिलने वाला है। जो लोग यूट्यूब के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने अगर अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे किसी भी वजह से असफल हुए हैं रिटन एग्जाम में, फिजिकल एग्जाम में, उनके लिए नए बैचेज राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी शुरू हो चुके हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, तो उसका फायदा भी आप ले सकते हो। ऐसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।